In today's podcast, we have Padma Shri Vikramjeet Singh Sani, the founder of the Sun Group, Sun Foundation, and the World Punjabi Organization. विक्रमजीत सिंह सानी के बारे में आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी अबाउट हिज वर्क इन सोशल इम्पैक्ट. उन्होंने जो सन फाउंडेशन के थ्रू इतने स्किलिंग सेंटर बनाए हैं. ही इज़ ऑफन नोन एज द एम्प्लॉयमेंट मैन ऑफ इंडिया ऑल्सो. जितने स्किल सेंटर जितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं. And recently, in the last couple of years, he's the member of parliament nominated in Rajya Sabha. विक्रमजीत सानी की जो जर्नी है, आप लोग सुनते हो कि जिस इतने बड़े वो फिलॉन्थ्रोपिस्ट एंटरप्रेन्योर बने. बट आज के पॉडकास्ट में अगेन वी हैव डीप डाइव्ड इनटू हिज जर्नी इन अर्ली डेज. हमारे पॉडकास्ट पे हम जितने भी गेस्ट लेके आ रहे हैं आपके लिए लेके आ रहे हैं. हमारा फोकस है इम्पैक्ट और मीनिंगफुल कंटेंट बनाना ताकि आप इंस्पायर हो सको. जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार. थोड़ा हमें और मोटिवेशन मिलेगी. हम बहुत ऑर्गेनिक और रॉ तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आप सपोर्ट करोगे तो और जल्दी ग्रो करेंगे. विक्रमजीत सिंह सानी ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह. पद्मश्री विक्रमजीत सिंह सानी सर, एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू Thank आज you. के पॉडकास्ट पे हमारे साथ. Thank मैं सर आपको जब व्हेन वी वर जस्ट सिटिंग इन योर ऑफिस, आई वाज जस्ट टेलिंग आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट. you. Yes, sir. राइट, मेरे को जर्नलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता. हाँ, आई एम जस्ट अ क्यूरियस पर्सन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम पीपल एंड उनकी जर्नी से सीख सको. आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड yes. आई रन वन ऑफ इंडियाज लीडिंग पावर एंड Thank रिन्यूएबल you. इंफ्रा Thank कंपनीज. you. तो मुझे सर बस ये कोशिश है कि जो हम पॉडकास्ट लोगों को लेके आ रहे हैं, हाँ जी. आर पर्पस इज टू एजुकेट. दिस इज माई दसवंत जो आप सन Okay. फाउंडेशन में Thank कर you. रहे हैं. सो दिस इज माई दसवंत एंड इन एजुकेटिंग पीपल. सो Okay. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन अ Thank you. It's पॉडकास्ट. my pleasure. सर मैंने ना आपसे एंड सर वील कीप दिस इन हिंदी एंड इंग्लिश. Sure. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ डेफिनेटली कर सकते हैं दोनों हाँ जी. गल. बट आई वांट कि आपकी जर्नी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे. जिनको पंजाबी नहीं भी समझ आती उनको उन बिल्कुल तक ठीक. पहुंचे. हाँ जी. सो विल डू अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सर. Okay. हाँ जी. सर, हम जब रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में, इतने सालों से हम आपको फॉलो करते हैं. योर वर्क विद सन फाउंडेशन, द सन ग्रुप, WPO. कोविड के टाइम पे यू आर अ काइंड ऑफ अ हीरो अक्रॉस द कंट्री. यू नो व्हाट वी रियलाइज्ड इज दैट कि हर जगह विक्रम सर हम बात कर रहे हैं अबाउट योर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. बट व्हेन वी वर ट्राइंग टू रीड अबाउट यू कि आपका जो पिछोकड़ है, आपका जो पीछा कोट कपूरा से है ना, इतनी मतलब एक बहुत ही नॉर्मल हाउस होल्ड से आके इतना बड़ा आज बंदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से है. तो हमने सोचा सर जो पहला क्वेश्चन पूछेंगे ना वो आप ही पूछेंगे सर कि शुरू से शुरू स्टार्ट करते हैं. I want to know, and you have never spoken about this in any of your podcasts and interviews. हाँ जी. Sir, take me through your early days. What was Kot Kapura? Where were you born? What was it the first, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਸਰ? How, take me through that journey. Thank you. नहीं, बहुत ही I was born in a middle class family, and I've never sort of shared that I am an adopted child of my parents. तो कोटकपूरा में ही हमारा बचपन शुरू हुआ. तब कोई वहाँ पे बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे, तो मैं आई वेंट टू ए ऑर्डिनरी, जिसको तप्पड़ स्कूल बोलते हैं, तप्पड़ों पे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल. फिर कॉलेज भी वहाँ फरीदकोट में किया, गवर्नमेंट बजेंद्रा कॉलेज, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी. और लेकिन बचपन से ही जो एथोस थे, एथिक्स थे, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स की वजह से, खास करके माई मदर हु वॉज नॉट वेरी well educated, but she ensured it that I am well educated. She used to get up at 4 a.m. peeling the almonds for me and making me study very hard. And by and large, I was the topper from class first to MBA and later on Harvard. And
she put in a lot of efforts, and also uh, she inculcated a feeling of rightness by inculcating good ethics, good ethos, and I was doing the Guru Granth Sahib part at I think 4.5 years. So that value system, which is given to you, which is part of your life by your parents or by from the childhood, that lays the foundation, I feel, of a good karma. आपके पेरेंट्स क्या करते थे? What did your father do? They were in textile because they were refugees, and they came from Pakistan in 1947, uprooted, खाली हाथ वो आए. तो मेरे को बताते थे कि पहले जब आए वहाँ से तो जान बच गई, उतना ही काफ़ी था. फिर पटियाला के जो महाराजा थे उन्होंने कैंप लगाया था, पहले वो वहाँ रहे. फिर उसके बाद किसी ने बोला फरीदकोट भी राजा है, रियासत है. फिर वहाँ फरीदकोट के राजा ने कैंप लगाया, फिर वहाँ कैंपों में रह के और बिल्कुल ही ज़ीरो लेवल से छोटा बिजनेस टेक्सटाइल का, फिर कोटकपूरे में ही सब? कोटकपूरा में. और फिर मेरे जो मामा जी थे वो भी पाकिस्तान से आए. वो कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, वो करते करते मेरठ पहुँच गए. तो उनका हैंडलूम का काम था, तो वो फिर पंजाब में हम मतलब मेरे फादर लुक आफ्टर करते थे. तो इस तरीके से बड़ी ऑर्डिनरी जीवन. वहाँ तब टीवी भी नहीं था हमारे टाइम. मेरे को याद है 82 में शायद एशियड गेम्स वगैरह हुई, तब गवर्नमेंट ने कुछ कलर टीवी आए. और बहुत ही ये मोबाइल फ़ोन तो दूर की बात है. तो बस इसी टाइम जो है स्कूल, पढ़ाई, थोड़ा बहुत जो भी गेम्स, एक्स्ट्रा कोचिंग और पाठ, यही रूटीन होता. आपने सर पॉडकास्ट स्टार्ट किया एंड आई थिंक हमने आई थिंक मेरे को ऐसे लगता है मैंने सारे इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं अभी लास्ट 1 हाँ वीक. जी. इसके पहले आपने पॉडकास्ट स्टार्ट ही किया एंड आई डिडंट नो आपने बोला अडॉप्टेड चाइल्ड. डू यू थिंक अबाउट दैट सर? बिकॉज आपने कभी ऐसी बात नहीं की. लाइक व्हाट वाज योर एज? लाइक आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट दैट? और Yeah, no, when I was born, literally, I think 1 week, 10 days. So the elder brother, जो थे, who was my biological father, and then I was adopted by his younger brother. और मेरे को कई साल बाद उसका पता लगा. But I value my parents who adopted me and who brought me all the credit. My father, they gave me very good childhood, despite not very, means they were okay, mediocre मतलब वो family. वैल्यूज मेन थे, हाँ, वैल्यूज mean इनकलकेट mediocre family, but still they gave me a very good all the comforts or facility, whichever is possible. Like I remember my mother used to give me, I think, 2 sort of vegetables, curd and this, which is rare in a school. So means everything, whatever they could do, they did. and they inculcated good values. And so I value these parents who brought me up and infused spirit of seva and this one. And because Yeah. my grandfather, I am told that he was a very well-off businessman in Dhudial. And he was a great philanthropist, Sardar Harnam Singh Sani. And then he used to take lassi, curd to the children who are studying, even to the railway station, feeding people with lassi, the passengers. So that, I think, the concept of seva and all this, पहले I think early on. it's in part of the DNA or DNA. something. But so I give my credits, and I always feel it is the parents who bring you up with good values and struggle for 22 years, I think, जब तक बंदा पढ़ नहीं जाता. तो जिन्होंने 22 साल इतनी सेवा की, मेरे को पढ़ाया, अपने जो मीन्स हैं उसके बियॉन्ड मेरे को अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छा खाना दिया, जो भी था अपने से अच्छा दिया.
और पढ़ाई, तो वो जो 22 साल की उन्होंने सेवा की, तो आई फील द पेरेंट्स हु अडॉप्टेड मी are more like valuable I than anybody's biological, you know, parents who just give birth, because bringing up a child is the main thing, is a greater value and importance than giving birth to a child. So thank you for sharing this very vulnerable. ये तो फर्स्ट वन मैंने कभी बोला, आज पता नहीं अचानक आपने So thank you for sharing this. हाँ, थैंक यू. One, I feel that being vulnerable is a strength. But sir, इसके बाद I want to ask you another sensitive question, if you may allow me. Um, and you can skip answering this, sir, because I know people who've gone through the 84 rights. They know, उनको पता है sir what they've gone through, but you have never spoken. We've got to know that you lost your entire family in those times. If you're comfortable, if you can share. I was in Punjab and I had completed my master's in economics, and I got a scholarship in London School of Economics. But somehow my family was a business family. First, in fact, I wanted to be a doctor, and then I was second or third in the pre-medical exam, took admission in Government Medical College, Patiala, but my father had a paralysis. So I had to shift from medical to arts, humanities. So I used to do, like you are doing podcast, I used to do programs on Delhi Doordarshan, All India Radio. That time Jalandhar Doordarshan was not there, and we used to record programs in Delhi and they used to go. Before the Jalandhar Doordarshan was set up by the DG was Mr. Tatari and all that. So then my radio program was there, I think on 1st November. So letter came and then I was to go, and then this unfortunate incident happened on 31st. And then my father said that but the same evening the news came of the Gyani Zail Singh, President of India, convoy being, there was stone throwing at his convoy. So somehow my father told me to wait, and मैं फिर उस गाड़ी पे नहीं आया. नहीं तो जो लोग उस दिन 31st को गाड़ियों में ट्रेन्स पे थे, वो चुन चुन के उनको मारा गया. इट वॉज ए जेनोसाइड. पर सबसे भयानक खबर तब मिली, सेकंड शाम को हमें दिल्ली से फ़ोन आया कि सारे जो मेरे कज़न्स थे, ताया जी थे, सारे जो दिल्ली में ही सेटल थे फैमिली, उनका पेंट फैक्ट्री थी पहाड़गंज में, तो उनको जीते जी पेंट फैक्ट्री में जला दिया गया. एंड देन देयर वर 4 विडोज़ एंड यू नो वेरी पैथेटिक. तो फिर मैं 5-6 दिन बाद आया, तो यू नो देयर वाज नो मेल सर्वाइविंग मेंबर इन द एंटायर फैमिली. तो बड़ा मतलब दुख देखा भाई क्या क्या हो रहा है. अभी तो पार्टीशन का तो मैं सुनता था फादर मदर से, ये 84 का जेनोसाइड तो हमारे सामने हो गया. एंड फिर और दुख हुआ कि इतने साल बीत गए आज तक, भाई ठीक है, लॉ इज़ देयर, वी हैव जुडिशरी, वी हैव एग्जीक्यूटिव, वी हैव लेजिस्लेचर, और मैं पार्लियामेंट में बोलता भी हूँ, लेकिन सब ऐसे ही जो विटनेसेस थे तैश नैश हो गए. वी ऑल नो, आई हैव गॉन डीप इनटू इट. विटनेसेस वर बॉट बाय द कल्प्रेट्स. किसी को उन्होंने पैसे दे के कनेडा भेज दिया, किसी को कि सारे विटनेस. अब एक आधा जो बचा है तो एक आधे को सज़ा हुई है, बट हज़ारों निहत्थे निर्दोष सिखों को, महिलाओं को, बच्चों को गले में टायर डाल के, और एक जैसी स्टिक्स थी, एक जैसा पाउडर था. तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्री प्लान जेनोसाइड था, और ज़ाती तौर पे हमारी सारी फैमिली इसमें चली गई. सर आपकी आंखें भर आई हैं सर. हाँ, नहीं, बिकॉज आप सोचो घर के सारे मेंबर चले, विडोज रह गई. मैंने अपनी आँखों से देखा. And then when did you decide to come to Delhi? What? नहीं, तभी मैं फिर उसके बाद MBA करी, फिर दिल्ली आ गए. अब बिज़नेस तो सारी फैमिली जा चुकी थी,
योर तो पेरेंट्स वर इन कोटकपूरा, हाँ, वो तब कोटकपूरा में थे। बट एक्सटेंडेड फैमिली, बट ये सारे जो मेरे उनके ब्रदर्स, उनके कजन्स, योर वो सारे, कजिन्स हाँ, सारे। माय कजन्स और उनके ब्रदर्स। और फिर अ, बस दिल्ली आ गए तो जॉब का देखा, क्योंकि पंजाब में भी तब हालात थोड़े ख़राब होने शुरू हो गए थे कि, और फिर एक स्कोप की वजह से तो फिर डेली बस यही होता था, अखबार खोलो और सुबह प्लेसमेंट पेज पे पढ़ो, या एचआर कंपनीज होती थी तब, प्लेसमेंट कंपनीज नेहरू प्लेस में, वहाँ बायोडाटा दो। कहते हैं सर आप एक तो डेढ़ फिर साल बस जॉब्स ही ढूंढते रहे, आपको कोई हाँ, नौकरी नहीं 1.5 मिली? साल मैं जॉब ढूंढता रहा। स्कूटर था, स्कूटर लेना, स्कूटर उठाना, और एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, 1.5 साल तक नहीं जॉब किसी मिली? के रेफरेंस। और कोई कहता था नहीं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप का इतना ऑलवेज टॉपर हैं, तो आपको तो कोई अच्छी जगह मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ आपको उतना नहीं मिलेगा स्कोप। कोई 6-6 घंटे बाहर ही बैठे रहता था मैं, फिर खाना खाने जाना, फिर आ जाना, तो वो बुलाते ही नहीं थे इंटरव्यू के लिए। और उनको पता है सर वो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हो नहीं, राज्यसभा? चलिए वो ठीक है अपना, पर इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो एक युवा के लिए जॉब बड़ी इम्पोर्टेंट। उसके बाद कुदरत का कुछ करिश्मा हुआ कि पहले मैं डीसीएम में मैनेजमेंट ट्रेनी लगा, बाड़ा हिंदू राव में, वो भी हमारे अंकल थे मिस्टर चड्डा, उनकी ताउन से लगा। इतने में फिर मिनिस्ट्री ऑफ इधर गवर्नमेंट की पोस्ट्स निकली, सो इंडिया ट्रेड सर्विस शुरू हुई, विच वाज आईआरएस नाउ, हाँ, राइट? 85। 85। और उसमें फिर उन्होंने यंग एमबीएस को कॉमर्स में रखा, तो मेरी सिलेक्शन हो गई, तो हमारा फर्स्ट बैच था। मतलब ब्यूरोक्रेसी होगी ना सर, हाँ, तो आईएएस फिर वगैरह। 8 साल इंडिया ट्रेड सर्विस, तो फिर 7 साल, हाँ, 7 साल जॉब की। फिर वहाँ पे एक डिफरेंट ग्रोथ हुई। आई वाज सेंट टू यूएस टू टू स्टडी फॉर बट सर फोर इसके फोर बारे मंथ्स में व्हाई डोंट यू स्पीक अबाउट, यू हैव नेवर स्पोकन, यू आर अ ब्यूरोक्रेट बेसिकली, जो हाँ जी, इंडिया ट्रेड सर्विसेज हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी, आईआरएस होगी ना सर, हाँ उसको जी, हाँ जी, आईआरएस हाँ जी, बोलते हैं। हाँ जी। सो नाउ दिस इज नाउ वेयर द स्टोरी गेट्स मोर इंटरेस्टिंग। सो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो आर इन द सर्विसेज, आईएएस आईपीएस, है ना? या वो सोचते हैं कि आज लगे 32 साल 30-35 साल की नौकरी फिक्स्ड। यहाँ पे एक आदमी ने पूरी फैमिली अपनी लूज कर दी 84 में, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में आ गए, एंड 92 क्योंकि में क्या व्हाई डिड हुआ, यू लीव? 92 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आए फाइनेंस मिनिस्टर, तो बड़ा लिबरलाइजेशन हो गया, एक माहौल पैदा हो गया कि एवरीथिंग वाज लिबरलाइज, लाइसेंस राज ख़त्म हुआ और बहुत इन्वेस्टमेंट आने लगी, इंटरनेशनल कंपनीज की ओपनिंग हुई। तो जो मैं एक चीज़ हमने डेवलप की थी तब काउंटर ट्रेड की, कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, और बढ़ावा कैसे दें, तो हमने, जैसे बार्टर सिस्टम होता है, तो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी थी कि जो भी इंपोर्ट हम करते हैं, कुछ भी, ऑयल है, रेलवेज़ है, कोई भी एविएशन है, कोई भी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमने जो फॉरेन सप्लायर उस पर काउंटर ट्रेड ऑब्लिगेशन लगानी शुरू की कि भाई आप 30% ऑफ द वैल्यू यू विल बाय बैक गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो इस टाइप का मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि बिजनेस फैमिली से था शुरू से। एंटरप्रेन्योर तो खून तो में था और थोड़ा फिर बहुत। ये लिबरलाइजेशन आ गई, फिर सबने कहा भी ट्राई करो, और कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने यहाँ ऑफिस खोलना था, तो मैं तब इसी काउंटर ट्रेड सब्जेक्ट पे लेक्चर देने जाता था। तो मैं 91-92 में थंडरबर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ पे कोलोराडो में, वहाँ गया लेक्चर देने। तो वहीं फिर कोई न्यूयॉर्क आए अमेरिकन कंपनी मिल गई, उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू रिप्रेजेंट अस। तो बस हम गए, टाइप कराया रेजिग्नेशन। तो तब कॉमर्स सेक्रेटरी, जब मैं पहले जॉब शुरू की थी, कॉमर्स सेक्रेटरी जनाब आबिद हुसैन थे, बहुत ही काबिल। तो उन्होंने पेपर फाइल करने सिखाए, तब पंच होता था, पेपर फोल्ड करो, पंच करो, जो भी था। तो फिर उन्होंने बाद में सेक्रेटरी से पूछा भी आर यू श्योर, मैंने कहा साहब ठीक है। बस उसके बाद फिर एक बेसमेंट ली किराए पे हौस खास में, और फिर धीरे 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 स्कूटर से चले थे। तो गॉड हैज़ बिन काइंड। मेहनत तो मैं कई बार कहता हूँ मज़दूर भी बहुत करता है, खैर हमने मेहनत भी बहुत की। अभी भी मैं तकरीबन 16 आवर्स आई वर्क, पर माइनस
sleeping time I am always Always working, working. and positively, no surfing on Insta or FB. I have no time, but to do something creative, अपना business, फिर social, cultural, and giving back to society through skilling and de-addiction. जो भी हमारे जैसे तो उसमें कोविड था, हाँ आपने करेक्ट कोविड का जिक्र किया. अब कोविड में ये था, सुबह लॉकडाउन था, उठ के बैठ गए तो पता लगा भी ऑक्सीजन की बड़ी शॉर्टेज है. तो हमारे फॉरेन ऑफिसेज भी खुद के बहुत हैं, और वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के 22 चैप्टर हैं बाहरले मुल्कों में. तो हमने सबको कहा भी इंडिया में तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ढूंढो. उस पे समझो हमें पीएचडी कर ली. तो हम सुबह उठते थे बस यही कंसनट्रेटर चाइना से, ये पूरा इसके ये स्पेक्स होने चाहिए, ये कंसनट्रेशन करते 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 1000 कंसनट्रेटर हम मंगवा पाए और फ्री बांट दिए हमने. डीएसजीएमसी के साथ ये जो गुरुद्वारा में लखी शाह बंजारा हॉल है, इसको कन्वर्ट किया 400 बेड का हॉस्पिटल. हॉस्पिटल मतलब जिसको कंसनट्रेटर चाहिए. पंजाब में टेस्टिंग लैब बसेस बनाई, दिल्ली में बनाई, पंजाब में खास करके गवर्नमेंट को, एसजीपीसी को, सभी जगह कंसनट्रेटर बांटे. फिर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए, 80-80 किलो का एक सिलेंडर, 2500 नहीं 2200 सिलेंडर एयरलिफ्ट करवाए, वो पंजाब में भेजे, क्योंकि बीसी क्लास सिटीज़ में वहाँ हॉस्पिटल में पाइपलाइन नहीं है, तो सिलेंडर लगाए. फिर ऑक्सीजन प्लांट लगवाए. तो ऐसे चलता रहा. पर मैं भगवान का मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरे को इतनी हिम्मत दी. लेकिन नहीं तो मैं अकेला एक बंदा विक्रम सानी, मेरे को अभी विश्वास नहीं होता कि इतना कुछ, मतलब जैसे ना कि चले थे अकेले, लोग आते गए कारवां में, जिसको फ़ोन किया, जो जानता था, चाइना, अबू धाबी, वो अमेरिका से, कनाडा से आ गए. उनका फिर वॉटेज का डिफरेंस था. फिर हर कंसनट्रेटर के साथ हमें एडॉप्टर मंगाए वहाँ से. तो बहुत लोगों ने साथ दिया और हम कई जाने बचा सके. सर मैं आपको थोड़ा, अभी मैं 91 92 में थोड़ा सा स्टक हूँ. हमने ना एक मोंटेक सिंह आलूवालिया के साथ भी पॉडकास्ट किया और उनसे हमने 91 92 में पूरा, मतलब आई एम 90 बॉर्न, हम तो विजुलाइज भी नहीं कर सकते ना. तो सर 92 द सन ग्रुप आप बनाते हो, फर्टिलाइजर्स की ट्रेडिंग. तो मैं सर आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड स्पेंड अनदर 2-3 मिनट्स कि people know you, people call you, you awarded Padam Shri, people call you as the employment man of India. मैं उस पे ना आना चाहता हूँ, but lot of our people, lot of our viewers are young people. Yes. youngsters बहुत देखते हैं. So मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 85-4 में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 85 में यू वेंट इनटू सर्विसेज, एंड देन कौन छोड़ता है सर IAS की नौकरियां, कौन छोड़ता है? मतलब इट इज़ अ रेयरिटी, 0.1% बंदा रिजाइन डालता है. सो 92 यू बिकेम एन एंटरप्रेन्योर. मुझे सर वो थोड़ा सा जस्ट गिव मी अ वेरी ब्रीफ ओवर. आई नो यू डोंट लाइक टॉकिंग मोर अबाउट बिजनेस, बट मुझे सर थोड़ा सा ओवरव्यू बता दीजिए कि आज जो आपकी कंपनी है सन इंटरनेशनल, वो एग्जैक्टली क्या करती है, एंड देन वी विल डीप डाइव इनटू द स्किल पार्ट विच यू आर वेरी पैशनेट अबाउट. तो हमने 92 में सन इंटरनेशनल बनाई और फर्टिलाइज़र्स का इंपोर्ट का मेरे को काफ़ी नॉलेज थी. तो पहले फॉरेन कंपनीज़ के हम एजेंट बने जिनका माल यहाँ बेचते थे. फिर और एजेंसीज़ मिली, फिर कुछ ट्रेडिंग शुरू की. फिर 2002 में हम एक साउथ अफ्रीकन प्रोड्यूसर का एक माल बेचते थे जिससे DAP बनता है इंडिया में, फॉस्फोरिक एसिड. तो हमारे काम से खुश होके, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी होती है कि उन्होंने हमें वहाँ इक्विटी ऑफ़र कर दी. तो एक बहुत बड़ा जो प्लांट है वहाँ 1 मिलियन टन का साउथ अफ्रीका में, रिचर्ड्स बे जो डरबन के पास है, तो वहाँ 5% इक्विटी शेयर होल्डर बन गए हम. और फिर धीरे धीरे फिर कतर से बहुत नाइट्रोजन आती थी, फिर उसके एजेंट बने. फिर उन्होंने मेरे को अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज ए एडवाइज़र रखा. तो बहुत चीज़ें आई कि भाई कोई, जैसे कोई किसी का डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो कंपनी में उसको शेयर तो नहीं दे देगा ना. लेकिन ऐसा हुआ हमारे साथ 2 केसेस में. तो ये हाँ, क्या फिर एम्बेसडर भी बने शायद? हाँ, ऑनरेरी काउंसिल जनरल था. तो जहाँ भी हमने काम किया, मतलब मेहनत, लगन और ईमानदारी से किया, कि ताकि वो लोग भी, देखो हार्डवर्क और ऑनेस्टी का कोई शॉर्टकट नहीं है. इधर उधर करके आप थोड़ा टाइम
कर सकते हो, मोमेंटरली सक्सेस, पर जो सस्टेनेबिलिटी है, अगर आपने सस्टेन करना है देन दैट इज़ योर बिहेवियर, आपका किरदार, आपका मेहनत, आपकी लगन और आपकी ईमानदारी। किसी को आप चीटिंग ना करें, धोखा ना करें, देन स्काई इज़ द लिमिट। मतलब कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये नहीं चलो 2 साल 4 साल बाद अब कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। यही मेरा जिंदगी का and today also फलसफा Sun है। International is doing the same work और हाँ जी, बड़े सेम scale सेम वी हैव scale पे कर डाइवर्सिफाइड एंड नाउ या globally also I think Dubai हाँ, and बाकी जगह भी माय आप सन हैज जॉइंड द बिजनेस, अमनदीप साहनी, okay तो ही टेक्स केयर ऑफ फॉरेन। और हमारा दिल ज़्यादा इंडिया में ही लगता है क्योंकि सोशल भी है, अब एमपी भी है, तो हम इंडिया में ही काम करते हैं और इंडिया में ही सोशल। सर सन फाउंडेशन बताओ। मैं एंड यू नो एंड आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है सर कि जब हम फिलॉन्थ्रफी की बात करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग कई कोट्स आते हैं ना, बोलते हैं कि यार पहले अपना घर तो सॉर्ट आउट करा लो, फिर मतलब अगर 3 टाइम की रोटी हम खा रहे हैं तभी हम लोगों ਨੂੰ सेवा करा सकते हैं, अपना दसवंध कर सकते हैं। सर what we were reading about Sun Foundation and you guys I think are one of the largest skilling में आप लोग इंडिया में आप कर रहे हैं। स्किलिंग, डी एडिक्शन वगैरह डी-एडिक्शन कोविड में किया, कोविड में बहुत किया। अफगान रिफ्यूजीज को लाए। हमें तो Correct. ये है कि मेरे सीईओ हैं गुरबीर सिंह हाँ, संधू जी, हमारे सन फाउंडेशन, वो कहते हैं यार आप तो सुबह उठ के काम ढूंढते हो कि आज मैंने क्या, क्योंकि मैं उनको 8 साढ़े 8 ही फ़ोन कर देता हूँ ये करो। जैसे भी कोई कोविड आया, फिर Yeah. अफगान रिफ्यूजीज़ का पता लगा कि वहाँ पे टेररिज्म शुरू हो गया, तालिबान आ गए, हमारे 12-13 सिख वहाँ शहीद हो गए गुरुद्वारा में। गुरुद्वारा था करते परवान, तो हमने कहा ये तो This बहुत which year? कौन सी ईयर की ये बात 2017-18 की बात है, Okay. कोविड से पहले। है? ओके तो हमने उनको फिर जहाज़ भेजे, उनको टिकटें नहीं, उनको मैंने 3 चार्टर्ड फ्लाइट अपने खर्चे पे भेजी और फिर उनको इवैक्यूएट किया और गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ें आई। फिर एक प्रोग्राम चलाया, फिर वो यहाँ आ गए, क्या करें बेचारे, जैसे पार्टीशन हुई। Correct. और मेरे को कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का याद था, तो फिर हमने और कुछ 2 NRIs थे, परमजीत सिंह बेदी और एक सेठी साहब, उनकी अब डेथ हो गई, तो हम तीनों ने इनिशिएटिव लेके इसको माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रोग्राम चला दिया। 547 या 527 फैमिलीज़ को हमने दिल्ली के महावीर नगर और आसपास इलाकों में रिहेबिलिटेट किया, किराए के मकान लेके दिए और उनका फर्नीचर और उनका महीने का राशन पानी 25,000 रुपीज़ पर फैमिली जाता रहा। अब उसमें से बहुत से लोग कनाडा चले गए, पर कहने का भाव कभी भी कोई क्लैमिटी बनती है, खास करके पंजाबियों पे, तो हम हमेशा किसी पे भी बने, पर खास करके अपने पंजाबियों पे उस पे बने, तो फिर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कि भाई करना है। और मैंने ये देखा है कि अगर आदमी ठान लेना कि मैंने कुछ करना है, वो अपने आप रिसोर्सेज भगवान अपने आप ही कोई जरिया बना देता है, पर आप में होना चाहिए कि मैंने करना है। बट सर तब तो मतलब व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट CSR पॉलिसीज एंड ऑल दैट तो बहुत नहीं, ये बाद तो में बहुत आई। बाद में हमने कोई CSR तो फॉर यू देखो, इट इज दिस वन। नहीं CSR इज ओनली 2.5%, और वो बाद में अभी मेरा 5-6 साल पहले पॉलिसी आई। हमारा अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं वो है गुरु नानक देव जी की थ्योरी कि दसवंध, और जो गुरु नानक देव जी ने कहा कीर्त करो और वंड छको, नाम जपो, तो 10% है। गुरु नानक देव जी को हम मानते हैं, गुरुद्वारे भी जाएंगे, उनको पाठ भी करेंगे, अरदास भी करेंगे, उनसे हम मांगते भी हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो करता कोई नहीं। आप भी इंटरप्रेन्योर हैं और बड़े लोग मैं कह रहा हूँ छोटा है बड़ा है, अगर हर आदमी 10% रिलीजियसली अपने इनकम का अपने गरीबों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे, जो भी अपने उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, 10% जो गुरुओं ने कहा है वो करना शुरू कर दो, तो कोई गरीबी नहीं रहेगी। कोई भी बच्चा एजुकेशन से डिप्राइव नहीं होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर में, हमने तो सिक्ख्या लंगर भी शुरू कर रखा है जब से MP बने। मैं तो अकाल तख्त साहब के जत्थेदार के अरदास, उनकी छतर छाया में पिछले साल सारे इंडिया के गुरुद्वारा सिंह सभा के मोस्टली प्रधान, बॉम्बे से, कर्नाटका से, बेंगलोर, कैलकटा, सभी जगह से आए, पटना, सबको बोला भी एजुकेशन का हर गुरुद्वारे का 10-15% बजट होना चाहिए एजुकेशन के लिए।
और कोई गुरुपुरब है, ठीक है, आप अब सोना भी लगा लिया, बहुत संगमरमर भी लगा लिया, लंगर भी बहुत बांट रहे हैं हम, जो रजे हैं उनको रजाई जा रहे हैं, ठीक है, करिए, पर कुछ संयम में करिए। और वहाँ एक स्टॉल लगे कि ये बच्चे गुरुपुरब वाले दिन जैसे और स्टॉल लगते हैं, ये एजुकेशन का भी स्टॉल लगे कि ये बच्चे हैं जो आउटस्टैंडिंग है लेकिन फ़ीस नहीं भर सकते, इंजीनियर बनना है, मेडिकल बनना है, नर्स बनना है, जैसे हम, तो वहाँ जो श्रद्धालु जाते हैं वो पर्चियाँ कटाते हैं जैसे प्रसाद की, उसकी बजाय इनकी पर्चियाँ कटाएं कि चलो जी 2 बच्चे मेरे हुए, 5 मैं अडॉप्ट करता हूँ। तो इसलिए ये 10% जो दसवंध है बहुत बड़ा। तभी नहीं गुरु महाराज जी ने 20 रुपये उनके पिताजी ने दिए, वो साधुओं को खिलाए, आज वही लंगर चल रहा है ना, 20 रुपये की बरकत है। तो इसलिए हर पंजाबी को, हर इंसान को, हर इंसान को अपना ये 10% निकालना चाहिए कि जो जिन पे जो Give back as it- इकोनॉमिकली वीक Yeah. रह गए, किसी वजह से रह गए। Yeah. और ये पैसा आती जाती चीज़ है, ये भी कोई पता नहीं कि जिन लोगों के पास, मैं कहता हूँ जिन लोगों के पास पैसा है वो ज़रूर रहे, दुगना हो चौगना हो, लेकिन भगवान के घर का, मैंने बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से लोग ऐसे जो सीसॉ चलता है, आज यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी उदाहरणें देखी। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर हमें पैसा आई गई चीज़ है, ये कोई परमानेंट नहीं है, वो आपकी लियाकत नहीं है, आपकी एबिलिटी नहीं है। सर यू मेरे को ऐसे लगता है सर, लाइफ में जो भी हम करते हैं ना, इट इज़ आवर चाइल्डहुड। दिस इज़ व्हाट आई फील कि चाइल्डहुड में जो जो चीज़ें हुई हैं ना, वही बंदा अपने अडल्टहुड में कोशिश करता है कि मेरे को ये करनी है और मेरे को इम्पैक्ट करना है। आई फील सर, जब 84 के बाद 85 86 जब आप इतनी ओवर क्वालिफिकेशन के बाद भी एड ऑल द चेक बॉक्सेस, देन ऑल्सो नोबडी, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी। The work that you're doing in Sun Foundation, one of the biggest things, as you're called as the employment man of India, is the skill center. The skilling part of your foundation is very, very big. Take us through that journey. क्या idea था? Is it because Because of 85, 86? no, no, because one, I was looking for jobs, so I know how difficult it is, and somehow I have seen that our youth is getting off the track, disillusioned. There is a wide gap between the employability of youth and actual employment. And all these problems which we see in Punjab or other areas, maybe drug addiction or donkey route going, ABCD, all problem because there are no jobs. एंड वो कहते खाली मन शैतान का घर। अब बीए कर ली, एमबीए कर ली, या बीए नहीं हुआ, ड्रॉप आउट्स हो गए। तो कहीं ना कहीं द होल प्रॉब्लम इज़ गेटिंग जॉब्स। अब जॉब्स कैसे मिले? एमए एमबीए तो मिलती नहीं जॉब, आपको पता, स्वीपर की भी पोस्ट निकलती है, वहाँ एमए अप्लाई कर रहे हैं। तो कितनी यूपी में, हरियाणा में अगर 500 जॉब है, 65,000 एप्लीकेशन आ गई, इतना मिसमैच है। तो मैंने जाती तौर पे सोचा कि स्किलिंग इज़ द ओनली आंसर। जो स्किल है, या हमारे जो डिफरेंट कित्ते हैं जिसको हम बोलते हैं मेरा हुनर मेरी शान, एक एमए फ्री रह सकता है अनएम्प्लॉयड, पर अगर आपने 6-8 महीने की, साल की, हम जैसे स्किल कोर्सेज कराते हैं, एयर कंडीशनिंग रिपेयर हो गई, रेफ्रिजरेशन हो गया, सोलर पैनल जिसमें आप हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब तो हमने जो लुधियाना में वर्ल्ड स्किल कैंपस बनाया, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज, लुधियाना में। हाँ जी। फिर ये जो फ्रंट ऑफिस है, जूनियर नर्स, ब्यूटी वेलनेस, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। तो इस टाइप के सैकड़ों कोर्स हैं। तो हमने 15-16 कोर्स जगह के हिसाब से, पहले हमारे पंजाब में रूरल सेंटर चलते थे 10-15 साल, वो हमने गांवों में खोल रखे थे, रूरल। वहाँ हमने PwC ने हमारी सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस किया, तो उन्होंने सर्टिफाई किया कि हमने 20,500 कुछ ऐसे 21,000 के करीब जो रूरल गर्ल्स हैं, रूरल वुमेन को सेल्फ एम्पावर किया ये कोर्सेज में, ताकि वो अपना काम कर सकें, अपना करें, जॉब करें। लेकिन उसके बाद जब ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनी, NSDC बनी, मिनिस्ट्री अलग बन गई स्किल की,
तो मैं फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा से आई वॉज नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ NSDC फॉर 8 years। मैंने अभी जब दिस MP विच ईयर अभी 2016 ना? हाँ अभी बट यू वर नॉमिनेटेड इन 2016 ना? 20 हाँ नहीं मैं 7-8 साल रहा ना। तो मैंने तो 22nd में रिज़ाइन किया, 2014 में बना होगा या 15। 2014 तो to मेरे को 20। फिर वहाँ भी मैंने काफ़ी काम किया, तो हमें लगा कि यही एक जिसको कहते हैं ना मूल मंत्र, न्यूक्लियस ऑफ द प्रॉब्लम, कि बच्चों को चाहे 8वीं ड्रॉप आउट है, 10वीं ड्रॉप आउट है, स्केल लेवल्स हैं कोर्स के NSQ, उस हिसाब से आप स्किलिंग कराओ। और उधर हमारा, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री में कनेक्ट था, क्योंकि आई एम फॉर्चुनेटली ऑन द बोर्ड ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ FICCI एंड ऑल्सो द नेशनल काउंसिल ऑफ CII SOCHAM। तो वो मेरे इंडस्ट्री वैसे ही सब दोस्त हैं, वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से भी। तो मैंने इंडस्ट्री वालों वो इंडस्ट्री कनेक्ट किया। अब जैसे हमने लुधियाना खोला तो लुधियाना की इंडस्ट्री, फीकू, सीकू, हौजरी वाले, बाइसिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया, मशीन टूल वाले, इन सबको इकट्ठा कर लिया। वो कहते हमें तो स्किल वर्कफोर्स मिलती नहीं। वो कहते हमारा तो चाइना जो है 32 करोड़ बाइसिकल बनाता है, हम 3 करोड़ भी नहीं बना पाते, यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल करिंदे नहीं है काम करने वाले, CNC मशीन अच्छे ऑपरेटर नहीं है, और रोबोटिक वेल्डर नहीं है, 3D प्रिंटर नहीं है। हमने वो, आप लुधियाना हमारा वर्ल्ड स्किल ऑफ कैंपस देखोगे गिल रोड में 22-23 एकड़ में, हमने ये मशीनें लगवाई जो इंडस्ट्री ने कहीं, ताकि सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाए। बच्चा यहाँ साल का कोर्स करे, फिर अप्रेंटिसशिप करे, फिर भारत सरकार ने मेरे को, जयंत चौधरी जी जो मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, उन्होंने मेरे को वाइस चेयरमैन नॉमिनेट किया सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। तो मैंने इंडस्ट्री वालों को ये भी बोल रहा हूँ कि आप बच्चों को अप्रेंटिसशिप पे रखो, 50% पैसा गवर्नमेंट देगी, मैं दिलवाऊंगा, फिर आप इनको जॉब में पक्के करो। पिछले साल मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि हमने 4250 स्टूडेंट्स को जॉब दिलवाई अपने 4 स्किल सेंटर में। इस साल हमने टीचर रखा है, गोल रखा है 10,000 बच्चे को, एंड इट इज़ डूएबल। 10,000 यूथ पर ईयर, इट इज़ डूएबल। 5,000 तो हमारा लुधियाना में इंडस्ट्री ने कमिट किया, जो मैंने 5-6 एसोसिएशंस बताई, क्योंकि ये भी कथारसिस है कि एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, दूसरी तरफ जो है इंडस्ट्री को स्किल वर्कफोर्स नहीं मिलती। हम स्टार्टअप्स में भी ध्यान दे रहे हैं, पर इंडस्ट्री को आज कई जगह मैं जाता हूँ, कहते प्लम्बर ही नहीं मिलता, वेल्डर ही नहीं मिलता, अच्छा इलेक्ट्रीशियन ही नहीं मिलता। और सुनिए बाहर भी बहुत डिमांड है इनकी। तो ये जो डंकी रूट, ये जो सारा हो रहा है, ये बच्चे स्किल सेंटर में हमारे या कहीं और भी प्रॉपर एक कोर्स करके जाएं विद सॉफ्ट स्किल्स, तो फिर चाहे कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, यूरोप जाएं, तो एक लेवल तो होगा ना साहब। अभी तो बिल्कुल ये डंकी रूट से गए वहाँ बेचारे, जो भी है इतना। बट मेरे से 2 क्वेश्चन हैं इसमें। पहला क्वेश्चन ये है सर कि जो हमको स्किल सेंटर्स बनाने पड़ रहे हैं, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो अगर कोई कॉलेज आज कर रहा है, कोई डिग्री कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, सर वो भी तो इतने पैसे लगा के जाते हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड है। सो सर व्हाट इज द खराबी क्या हमारे में, व्हाट इज रॉन्ग? नहीं, वो तो हमारा एजुकेशन पॉलिसी अब जनरल अभी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले अभी तक तो एम्फेसिस एकेडमिक्स पे रहा है। आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, पर उसमें कितनी जॉब्स मिलेंगी आपको। लेकिन अभी एक अच्छा पहलकदमी हुई है कि स्कूलों में भी एम्फेसिस दिया जा रहा है वोकेशनल कोर्सेज का। स्किल थोड़े एडवांस हो गए, वोकेशनल मतलब एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स और वॉट एवर यू चूज। सो एटलीस्ट आपको उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग है, जैसे बच्चों को 10th 11th 12th में एक वोकेशनल कोर्स परमानेंट कर देना चाहिए कि वो कोई ना कोई टेक्निकल चीज सीखे, AI सीख ले, रोबोटिक्स सीख, कोई एक कोर्स सीखे, ताकि उसके अगर BA की डिग्री, अगर वो इंजीनियरिंग में चला गया तो बहुत अच्छा है, B.Tech में चला गया बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं जा पाया तो कम से कम उसकी जो स्किल है उसको थोड़ा एडवांस करके जॉब मिल जाएगी। ये स्कूल लेवल पे ही हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। बट सर द क्वेश्चन इज कि B.Tech के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड है, वो किसकी गलती है फिर? नहीं, वो तो फिर हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो तो इट इज़ ए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। बाहर की जो कंपनीज़ हैं उनको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ पंजाब में
पंजाब के मैक्सिमम आईटी ग्रेजुएट्स बेंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद। हमने उस वो दिन भी तो ब्रेन स्टार्टअप से ड्रेन है, मीटिंग की। वो तो ब्रेन ड्रेन है। हाँ, मैंने उस दिन इन्फोसिस से भी पूछा, उन्होंने भी प्लॉट ले रखा है 50 एकड़ का। मैं कहा भैया इसको सेटअप क्यों नहीं कर रहे। फिर उस दिन जैनपैक्ट वाले प्रमोद भसीन जी मिलने आए, मैंने कहा यार वहाँ कोई बीपीओ ही लगा दो मोहाली में, कोई आईटी सेंटर। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एआई हम कोर्स करा रहे हैं, हमने यूएस कंपनी से टाई अप किया कि एक एआई का हम सेंटर वहाँ खोलें। वहाँ मोहाली में सेमीकंडक्टर लैब है बहुत बड़ी, SEL हम कह रहे हैं वेफर सेमीकंडक्टर यूनिट। उसमें और भी कई दिक्कतें हैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है, बट नॉट गोइंग इनटू दैट। प्राइवेट एफर्ट शुड बी देयर, लेकिन स्किलिंग इज द ओनली आंसर। बट आपको लगता चलो है सर, नौकरी यहाँ करें वहाँ करें, बट एटलीस्ट जो बच्चा है, जो यूथ है, वो कुराहे नहीं पड़ेगा और वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। वो दैट इज द नीड ऑफ द आवर। अगर हमें अपने यूथ को बचाना है, अपने यूथ को हम कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड बनाना है, वी कांट मेक देम लाइबिलिटी, वी हैव टू मेक देम ए डेमोग्राफिक डिविडेंड। बट एक और काउंटर नैरेटिव है कि जब हम पंजाबियों की बात कर रहे हैं, राइट, अगर यूर नॉमिनेटेड, यूर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, राइट, पंजाब आप नॉमिनेट कर रहे हैं, मुद्दे आप इतने रेज कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। बट सर एक और काउंटर नैरेटिव ये है कि अपना पंजाबी बच्चा ही नहीं कम करना चाहता। हियर वी आर सेइंग कि देयर इज अ लॉट ऑफ वो गैप। तो डिग्निटी ऑफ लेबर हमें करनी पड़ेगी। हमने अपने स्किल सेंटर्स में एग्री स्किल कोर्सेज भी शुरू कर रखे हैं। भाई एग्रीकल्चर में इसलिए नहीं काम करना चाहता बेसिक, क्योंकि मॉडर्नाइज नहीं है। पंजाब में आपको सुन के हैरानी होगी और दुख की बात है, एक भी एग्री फूड पार्क नहीं लगा 10 साल में। पंजाब जैसी एग्रेरियन स्टेट में मैंने नहीं देखा एक आधा प्राइवेट सेक्टर का छोड़ के कोई वो नहीं है। तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज या कोऑपरेटिव के बेस पे, अब हमने उस पे फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन का कोर्स शुरू किया है, फूड प्रिजर्वेशन का कोर्स शुरू किया, एंड पैकेजिंग, और हाइड्रोपोनिक्स का शुरू किया है। यूथ अट्रैक्ट होगा इन मॉडर्न चीज़ों से, और जहाँ जहाँ वैल्यू सिस्टम हो। और सारे कोर्सेज हम फ्री ऑफ चार्ज चलाते हैं, हम सिक्योरिटी भी नहीं लेते। एंड स्किल सेंटर्स इज वन इन दिल्ली, वन इन अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, और बाकी हम शहरों में डिस्ट्रिक्ट्स में खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा जो आईटीआईज हैं पंजाब में, वो मैंने 10 आईटीआईज भी अडॉप्ट करे हैं। तो आईटीआई लुधियाना में भी हमने 5 स्टार बना दिया है, क्योंकि आईटीआईज की भी बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं, खस्ता, मशीनें भी बहुत आउटडेटेड हैं, लेकिन दे आर ए गुड सोर्स। वहाँ 2 साल का 3 साल का जो कोर्स होता है, तो उससे भी एकदम जॉब मिलती है, लेकिन उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई सन फाउंडेशन का एम है इतने स्किल सेंटर्स खोलने नेक्स्ट 5 ईयर्स में? 10 हम सोच रहे हैं कि 10 बाय अगले 2 साल में। सो बाय 2027 वी कैन से अनदर 10, सो दैट मींस 14 हो। नहीं 6 मोर प्लस आईटीआईज 10 अडॉप्ट करें। वो भी तो दे आर चर्निंग आउट ग्रेजुएट्स, दे आर चर्निंग आउट टेक्निकल पीपल विद डिप्लोमास 3 years। सर वी वर आल्सो रीडिंग दैट सन फाउंडेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क स्किल में तो हमने इतनी डिटेल में बात की, लेकिन सर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जैसे अभी आपने बात की ड्रग्स की, डी एडिक्शन, रिहेबिलिटेशन, बट यू गाइस आर डूइंग अ लॉट ऑफ इन जो अपना ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में, जस्ट थोड़ा सा उसके बारे में सर बताएं। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू इंटेंड टू सॉल्व? जब से मैं राज्यसभा का मेंबर बना हूँ, तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पार्लियामेंटेरियन, में पहले से देख रहा कितने हमारे जो है इनोसेंट बच्चे, उनको ल्यूर करके वर्गला के, जो अनऑथोराइज्ड इलीगल इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, वो जिसको हम डंकी रूट कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो बाहर भेज देते हैं। और फिर उनका तशद्दुद, वो कहाँ कहाँ से रूट है उनका, यहाँ से मिडल ईस्ट, कभी फिर रशिया, फिर टर्की, फिर एथेंस, कहाँ कहाँ जाते हैं। तो लीबिया में हमारे 10-11 बच्चे फंस गए, उनका वीडियो देखा हमने फिर वहाँ इंडियन एम्बेसी भी नहीं थी, नियरेस्ट एम्बेसी वॉज इन टूनीशिया, वहाँ उनको काउंसलर एक्सेस दिलवाई, निकलवाया, फिर उनको कैसी बहुत दिक्कतें आई, किसी होटल में रखा, फिर वो होटल वाले ने मुखबरी कर दी, जेल हो गए। ऐसे ही हमने जगह जगह से, जहाँ भी कोई न्यूज़ आती है, सबसे ज़्यादा
रशियन आर्मी में जब चले गए वहाँ से हमने 5 बच्चे निकलवाए, मैं खुद भी मॉस्को गया। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्दनाक कहानी हमें हुई मिडल ईस्ट में, ओमान से, जब हमारे जहाँ से हमने 85 अपनी बच्चियों को निकलवाया, जो मेड के वीज़ा में और ये वीज़ा में वहाँ पहुँच गई, लेकिन एक्चुअल उनको कोई ऑफिस के उस पे चली गई, पंजाब के कुछ एजेंट, फिर साउथ इंडिया के एजेंट, उनको वीज़ा मिले थे। लेकिन वहाँ एक बार मैंने देखा 20-25 जो वोमेन है वो बैठी हैं, कुरला रही हैं, उन्होंने कहा हमें बचा लो। तो हमने इमीडिएटली, मैंने अपनी 5 मेंबर टीम ओमान भेजी। हमारा मस्कट में वर्ल्ड पंजाबी यूनिवर्सिटी का चैप्टर था, उनको एक्टिवेट किया, एम्बेसी को एक्टिवेट किया। हम पहुंच गए। पहले हमने 10 को निकाला, फिर वहाँ कैंप चलाया हमने, और फिर करते करते 85 वुमेन को, पंजाब की जो वुमेन है, और वो उन्होंने बताया हमें वुमेन ने ही वर्गला के वहाँ भेजा, और उनका काफ़ी वो दुखी थी, काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अब उसमें कुछ तो वीज़ा पे गई थी जो ओवर स्टे कर गई, तो उसका तो हमने फ़ाइन भर दिया। लेकिन जो स्पॉन्सर के थ्रू गई थी, अब वो स्पॉन्सर कहे मैं तो वीज़ा कैंसिल तब करूँगा जब मैंने तो 2 लाख दिया, मैंने 2.5 लाख दिया, फिर हमने उनको वो पैसे दिए। तो बड़ी दर्दनाक कहानी कि वो बेचारी रोती हैं, उनके सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। फिर हमने पंजाब में सिट बनवाई, उसमें जिन लोगों ने ये घिनौनी हरकत की उनके खिलाफ FIRs हुई, आई थिंक 42-43 FIRs हुई हैं। तो ये चलता ही रहेगा, तो इसको रोकना चाहिए। इसके लिए हमने अभी गवर्नमेंट भी सख्ती कर रही है इलीगल एजेंट्स को, पर मेन यूथ को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि फिर वही बात आ जाती है कि तो इलीगल एजेंट्स के थ्रू मत जाइए, और लीगल तो तभी भेज पाएंगे ना अगर आपके पास कोई स्किल होगी, वो वैसे कैसे भेजेंगे? और ऐसे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी, अपना जो आपका 30-40 लाख रुपए एजेंट लेता, आपकी जो ज़मीन है, आपका जो मकान है, वो गिरवी, वो बेच के आप जा रहे हो, और वहाँ भी आधे रास्ते से ये हालात हो रहे हैं, तो वाई टू डू सच ए थिंग। और अपने यहाँ भी अगर स्किल है तो नौकरी की कमी नहीं है, बाकी किसी की खुशी है, जाना है कुछ साल ज़रूर जाए, स्किल करके जाए। तो ऐसे बहुत घिनौनी हरकतें हो रही, रोज़ ही कोई ना कोई न्यूज़ आती है, तो हम उनको पूरी, जो हमसे हो सकता है उनको निकालते हैं वहाँ से, पूरी टीम भेज के तावन। सर ड्रग्स का इशू कैसे सॉर्ट आउट करें पंजाब में? ड्रग्स का 3-4 इशू से सॉर्ट आउट हो सकता है। सप्लाई चेन पे तो गवर्नमेंट ने भी अभी काफ़ी सख्ती की है पिछले 2-3 महीनों से, और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, गवर्नमेंट कोई हो। एक तो पंजाब में हमने अभी पंजाब विजन भी किया था 2047 क्योंकि पंजाब के बारे में मेरे को ये लगता है कि ये पॉलिटिक्स के प्रिज्म की वजह से सारा जोर ये इलेक्शनों पे और उस पे लग जाता है। मैं कहूँ तो अभी पंजाब जैसे 2027 में इलेक्शन है, मेरे को लग रहा है एवरीबॉडी इज़ इन इलेक्शन मोड। पर किसी को चिंता तो होनी चाहिए कि पंजाब 10 साल में, 15 साल, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई देयर हैज़ टू बी सम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ पंजाब। नहीं है सर, बिल्कुल भी आपके हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं है ना सब। अब अभी बात करें बस ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो होना चाहिए। अब कमिंग बैक टू द ड्रग्स, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म है। ओवरनाइट तो देखो, जो दीमक लग गई 10 साल में, 5 साल में, वो एक रात में, एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव चाहिए। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा होकर कम से कम ड्रग्स है, एजुकेशन है, ये फार्मर्स का इशू है, वाटर लेवल डाउन जा रहा है, सैनिक, ये 4-5 मुद्दों पे तो सहमति हो सकती है ना, बजाय कि हम एक दूसरे के लेग पुलिंग करें। ये तो कॉमन है प्रॉब्लम। तो ड्रग पे मैं आ रहा था, सप्लाई चेन को तोड़ना, नौजवानों को स्किलिंग, रोज़गार। अब हमने जैसे अमृतसर में, जलंधर, तरनतारन, ड्रग हमारे रिहैब सेंटर चलते हैं। अमृतसर में बहुत बड़ा है स्वामी विवेकानंद रिहैब सेंटर, वहाँ अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब भी परसों ही विजिट किया। तो वहाँ हमने बच्चों का रन भी की थी ना सर, हाँ जी, तो वहाँ हमने टाइम टेबल बनाया बच्चों का, क्योंकि अकेली मेडिसिन से या स्किलिंग से नहीं होगा, उसका माइंड सेट चेंज करना है। क्योंकि एक वो गिर चुका है खाई में, तो वहाँ हम सुबह उठा के योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, जिमिंग कराते हैं, फिर स्किलिंग होती है, फिर स्पोर्ट्स शाम को खेलते हैं। पुराने टाइम में
आपके टाइम भी कितनी स्पोर्ट्स थी हर Yeah. गांव में, शहर में, आजकल मतलब। और फिर उसके बाद उसको कोई फिल्म दिखाते हैं, फिर काउंसलिंग होती है, फिर म्यूजिक की क्लास होती है। तो हम उनका माइंडसेट इन एडिशन टू मेडिसिन चेंज करने की कोशिश, हमने 548 के करीब या 845 548 के करीब ड्रग बच्चों को छुड़वा के रिहैबिलिटेट किया। और उस दिन कुछ बच्चों ने वहाँ अपनी कहानी भी सुनाई गवर्नर साहब को। ऐसे मैं समझता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में रिहैब सेंटर होने चाहिए। डी एडिक्शन इज़ वन थिंग, बट डी एडिक्शन कर दिया आपने और उनको रिहैबिलिटेट नहीं किया, उनमें मॉरल वैल्यूज़ इनकलकेट नहीं की। ये मेडिटेशन जो उनका, वी हैव टू चेंज देयर माइंड ना 360 डिग्री। तो ये 3-4 सोल्यूशन से हो सकता है, पर इट रिक्वायर्स 4-5 years of continuous and consistent work. I feel sir, a lot of people still don't know the difference between de-addiction and rehabilitation. Yeah. नहीं पता लोगों को de-addiction तो difference. ये कि अपने दवाई दे के उसको हटा दिया ड्रग से, हटा दिया, पर उसको आगे देखो, उसको म्यूजिक, उसको योगा, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं ना, ये तो उनको इसकी ज्यादा जरूरत है, स्पोर्ट्स की। और फिर कोई ना कोई हुनर, स्किलिंग। अब हमारे वहाँ प्लम्बर का भी कोर्स है, मोबाइल रिपेयर का कोर्स है, ये ड्रग रिहैब सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। अब हमने वहाँ शेफ का कोर्स शुरू किया, वो बच्चों में बहुत पॉपुलर है। भाई चलो अब जाके कोई ढाबा खोल लेंगे, जाके कोई रेस्टोरेंट में काम कर लेंगे, उसमें तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं ना, खाना बनाने में कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। तो वो भी हम सिखला रहे हैं अपनी तरफ से, हम वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। मैं ड्रग्स इशू पे एक क्वेश्चन और, हाँ जी, फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, एंड मुझे ना सर, बिकॉज आई ऑल्सो स्टेड आउटसाइड पंजाब, बॉम्बे भी रहे हैं, दिल्ली भी ट्रैवल करते हैं, राइट? तो आपको सर, देयर इज एन इशू ऑफ ड्रग्स, देयर इज नो डाउट, राइट? बट सर आपको ये भी लगता है, अगेन काउंटर नैरेटिव, डू यू ऑल्सो फील दैट कि पंजाब को ओवर बताया नहीं, मैं ये समझता हूँ कि नहीं, दिस ड्रग प्रॉब्लम इज नॉट कन्फाइंड टू पंजाब। पंजाब को टारगेट किया जा रहा है या पंजाब को ज़्यादा, लेकिन अब हरियाणा में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, मेट्रो सिटीज़ में देख लीजिए, स्कूलों के बाहर जितने भी मोस्टली नाइट क्लब्स, पब्स, ये तो एक फैशन, एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। क्या बॉम्बे में नहीं है ड्रग्स? ठीक है, वो वहाँ हाईलाइट ज़्यादा हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट और वो, लेकिन हमने स्टडी जो करवाई है, अमीर बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पंजाब नंबर 1 पे तो नहीं है ना सर, आई थिंक नहीं, एनी हाउ डाटा चेंज होता रहता है, मतलब डिपेंड करने के हिसाब से। बट इट इज़ ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम, इट इज़ ए कंट्री वाइड प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट लाइक कन्फाइंड और एनीथिंग। बट इन एनी केस दैट इज़ नॉट ए सॉलेस कि अब कंट्री में चल रहा है तो पंजाब में, हमें तो पंजाब की चिंता होनी चाहिए। यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, बॉर्डर से भी, ड्रोन से भी आते हैं। इट इज़ ए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी इज़ रिक्वायर्ड। तो इसलिए फिक्रमंद होना चाहिए, पर अकेले पंजाब को हम ड्रग्स के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। वो मैं इस बात का थोड़ा परसेप्शन तो है ही है ना सर उस चीज़ की। सर एक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला ना, उस पर आई वांट टू पॉज। आपने बोला कि, एंड सर यू आर अ पब्लिक फिगर, राइट? टुडे यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, राइट? राज्यसभा ओरिजिनली अगर आप उसकी डेफिनेशन देखो, इट वाज की जो एक्चुअली में जो यू नो सोसाइटी के जो सबसे रिनाउंड पर्सनालिटीज थे, वो जाके अपर हाउस में क्वेश्चंस रेज करते थे, who are not bound by any political pressure, right? Actually it was that हाउस ऑफ एल्डर्स बोलते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स, करेक्ट है ना जी? सोशलाइट, सोशल थिंकर्स, एकेडमिशियंस। आपने एक पॉइंट रेज किया ना, आई कम टू राज्यसभा में, क्योंकि दोनों, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग अ पॉडकास्ट विद अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने सर एक वर्ड बोला कि यार सिमर, ड्रग्स इशू, वाटर लेवल, यू नो, एजुकेशन, इस पे तो लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क है ही नहीं, सहमति नहीं है। क्यों नहीं है सहमति? नहीं, सहमति बननी चाहिए। क्यों नहीं? देखो, जब भी अभी पार्लियामेंट के 3-4 सेशन हो गए, मैं हर सेशन में एक प्रीति भोज रखता हूँ और पंजाब के सारे एमपीज़ को बुलाता हूँ, कोई भी पार्टी से हैं, और मेरे कहने पे मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, सब आते हैं, हम वहाँ डिस्कशन भी करते हैं। और मेरे को इस बात बताते हुए खुशी है कि हर पार्टी के लोग, लीडर वहाँ इमोशनल होके बोलते हैं, मतलब आपस में राउंड टेबल में, कि हमें इकट्ठा रहना चाहिए, हमें
दिल्ली में तो पंजाब की आवाज़ बनना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए किसानों के लिए, हमें अमित शाह जी के पास जाना चाहिए बंदी सिखों के लिए, हमें इसके पास जाना, हमें फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाना चाहिए कि पंजाब वित्तीय संकट में है। पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से ये हम इकट्ठे एक आवाज़ नहीं बन पाते, वो बात वहीं तक रह जाती है मीटिंग्स में। 4-5 मीटिंग्स हो चुकी हैं, मैंने बुलाई हैं, सब आए, सब भाई हैं हमारे इकट्ठे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो शायद मेरे को समझ नहीं आता भाई इन इन काम के लिए इकट्ठा नज़र आने में, एक फ्रेम में नज़र आने में क्या प्रॉब्लम है। पब्लिक सबको ही अप्रिशिएट करेगी ना कि भाई ठीक है हमारे एमपी हैं, किसी पार्टी के हैं, पंजाब के लिए लड़ रहे हैं। चलो इलेक्शन जब होगी, इलेक्शन से 6 महीने पहले मत जाओ, पर 5 साल 4.5 साल तो पंजाब के लिए काम करो ना सेंटर में आके, क्योंकि इंडिविजुअली तो कोई मिलेगा नहीं, आप पूछते रहो करते रहो, ऐसे ही चलता रहेगा। कई योजनाओं में पैसा नहीं है, तो तालमेल से ही काम चलता So है। you feel it is because of political pressure. हाँ जी। So coming to another point, and I want to cover WPO also, but that would be in the end, right? Because वो बहुत interesting आपका initiative है. You're the founder of World Punjabi Organization. Before that, sir, why member of Parliament Rajya Sabha? 2022 तक बहुत बढ़िया चल रहा है सर. द सन ग्रुप इज वर्किंग सो मेनी इनिशिएटिव्स. कोविड चल ही रहा था सर. कोविड में इतने मतलब हाँ जी। आपने हॉस्पिटल्स, कंसंट्रेटर्स, कितनी चीज़ें हुई. बट व्हाई डिड यू फील द नीड टू गो टू द अपर हाउस एंड गेट योरसेल्फ इन नीड द तो राज्यसभा? ऐसा कोई, इट वाज नॉट माय सॉर्ट ऑफ डिज़ायर। ये होता है कि नहीं, जैसे जॉब छोड़ी, फिर बिजनेस हो गया, फिर सन फाउंडेशन बन गई, कोविड आ गया, ये तो फिर ऐसे 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 वो चलता रहता है जैसे गेम होती है। लेकिन काफ़ी जो मेरे वेल विशर थे वो कहते थे कि आप में इतनी सेवा की भावना है, आप जान लगा देते हो। एक बार अरुण जेटली जी ने मेरे को पढ़ के बोला, भाई विक्रम, हु फंड्स यू? मैं कहा साहब आई फंड माई सेल्फ। तो सभी ने कहा भैया पद्मश्री भी आपको भगवान ने निवाज दिया और इतना कुछ कर लिया, अब लास्ट यही होता है कि भाई राज्यसभा के एमपी बन जाओ और आपका काम मैग्नीफाई होगा, आप काम ज़्यादा कर पाओगे, आपकी आवाज़ मैनीफोल्ड सुनी जाएगी, और आप ये जो इश्यूज़ हैं सोशल कॉज जिनके लिए आप सेवा कर रहे हो, जो भी इशू है उसको आप पंजाब की सेवा करना चाहते हो तो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में आप बोल सकते हो। और वो सच्चा भी है। मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे आई रेज इशू ऑफ पंजाब ओनली, आई डोंट स्पीक एनी पॉलिटिकल। पंजाब की इशू ही रेज करता हूँ कि ये देखो जी, ये ज़्यादती हो रही है, ये प्रॉब्लम है, वाटर लेवल डाउन हो गया, आर्सेनिक हो गया, किसानों का कुछ सोचो, क्रॉप रोटेशन करनी है तो मिलेट्स को तो एमएसपी पे ख़रीदो ना। किसान ज्वार, बाजरा, सोया मील, ये कैसे बीजेगा? उसको तो चाहिए कि माल मेरा बिके वगैरह। कोऑपरेटिव्स को लाओ फिस्कल पे कि ये डेट की कुछ इनको मॉरेटोरियम दे दो, नहीं तो मरे जा रहे। 3 लाख करोड़ का डेट है, 3.5 लाख करोड़ हो गए, तो चलता रहेगा, पंजाब दबता ही रहेगा। तो इस करके एक अपॉर्चुनिटी मिली, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली कि मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, इलेक्शन हमें लड़नी नहीं है। तो जब उनका मेरे को फीलर आए कि भाई आपका नाम कंसिडर कर रहे हैं, तो मैंने पहले उनसे पूछा भाई इलेक्शन वैक्शन तो, वो कहते नहीं जी इलेक्शन नहीं होगी, बस आपने खाली फॉर्म भरना है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। क्योंकि मैं इलेक्शन वगैरह से बहुत डरता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन में कास्टिज़म चलता है। जो अखबार पढ़ो, कोई भी पार्टी है वो कह रही है कि नहीं इसको बना रहे हैं क्योंकि ये इस कास्ट का है, इसको ये पोस्ट देनी है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसको ये करना है, कास्टिज्म है। वो तो सारी पार्टीज कर रही नहीं हैं. कर रही हैं, पर वो आई एम नॉट कट आउट फॉर दैट। फिर वो मिट्टी के साथ मिट्टी, आप लोगों को समझाइए, फिर बेइंतहा जो है पैसा खर्च होता है इलेक्शनों में। तो ये वो इलेक्शन जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए वो नहीं है। कई बार मैं हंस के कहता हूँ कि अब्राहम लिंकन ने कहा डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल इसके नए मायने हो गए हैं। प्रोनाउंसिएशन इज़ द सेम। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट, FAR, फॉर द पीपल,
OFF of the people and BUY by the people. वेरी ब्यूटीफुली सेड। आई थिंक ये तो आजकल सोशल मीडिया में होता है कि एक क्लिप वायरल जाती है, मुझे लगता है ये क्लिप तो वायरल चली जाएगी। बट सर वी आर पॉडकास्ट एंड मैंने शुरू में भी बात की थी सर, वी हैव माई comfort zone is always entrepreneurship and that is why majority of the people that we've got उनकी जो जर्नी लेके आए हैं वो entrepreneurs रहे हैं। बट मैं भी अपने comfort zone से निकल रहा हूँ सर। सो आई डोंट टॉक दैट पॉलिटिक्स बिकॉज मेरे को लगता है मेरे को समझ कम है, बट मैं लोगों की जर्नी ज़रूर लेके आता हूँ, उनके डिसीजन ज़रूर पूछता हूँ, लोग सीख सकें। सो सर आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब आप राज्यसभा में जैसे नॉमिनेट हुए, अब जो क्वेश्चंस रेज करे, वी वर आल्सो रीडिंग द एवरेज क्वेश्चंस जो पूछते हैं दैट इज अराउंड 60 to 70। आई थिंक यू रेज्ड ऑलरेडी 117 प्लस क्वेश्चंस आप रेज किए। बट सर डू यू आल्सो फील दैट द पार्टी दैट नॉमिनेट्स यू, उससे बंदा लीनेज तो होता ही होता है ना सर। यू जो मैं आपको मिलके जान रहा हूँ, यू आर अ पर्सन, यू आर सेइंग कि यार मुद्दे की बात होनी चाहिए समर पार्टी के ऊपर। मैं पहले भी क्लियर किया था और उन्होंने भी कभी नहीं कहा, हमने कहा पंजाब के लिए हम काम करेंगे, पंजाब के मुद्दों की आवाज़ हम उठाएंगे, लेकिन हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, तो हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते। और उनको मैंने कहा भी कि भी जो काम आपके कुछ पॉलिटिशियन कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद और उसकी टांग, ठीक है वो भी क्रिटिसाइज काम है ना उसका, गवर्नमेंट और अपोजिशन, ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, पर मैंने कहा भी वो हम नहीं कर पाएंगे, हमें माफ़ी दीजिए। लेकिन जो काम हम करेंगे पंजाब के लिए, ये स्किलिंग, सोशल, चैरिटी, अफगान, ये वो आपके लोग नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं सभी किस्म के लोग चाहिए। बट सर आप बहुत रेयर ब्रीड हम कह सकते हैं ना, हाँ जी, बिकॉज व्हेन यू गेट नॉमिनेटेड लेट्स से फ्रॉम अ पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, राइट, बट क्योंकि हमारा कोई हाँ पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है ना। जैसे आपने कहा राज्यसभा, ठीक है, इट्स ओके फॉर 6 years, फिर देखेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट, आई डोंट हैव पॉलिटिकल एम्बिशन। अच्छा सर एक फन एंड आई वांट टू टेक एवरीबॉडी अलोंग, इट इज माय सरबत दा स्टाइल, हाँ इट इज माय स्टाइल टू वर्क थ्रू कंसेंसस। बट सरबत दा And भलाई हो if गया ना सर। so many issues of Punjab, I am very confident and I have been able to resolve. पंजाब यूनिवर्सिटी का इशू था, वहाँ रोज आंसू गैस चले चंडीगढ़ में, मैं रोज अखबार में पढ़ूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो। मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाहती है, वहाँ आंसू गैस चल रही, कौन, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा चिट्ठी दो, कह रहे शाम तक रुको। अगले दिन एजुकेशन मिनिस्टर ने मेरे को राइटिंग में दे दिया, वो मैंने फिर पंजाब यूनिवर्सिटी भेजा, वो एजुकेशन ख़त्म हो गई जो अभी 3-4 साल पहले चली। सो मेनी इश्यूज ऑफ पंजाब जो है, खैर दोनों तरफ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सेंटर और स्टेट। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मैंने बहुत स्टडी किया क्योंकि हार्वर्ड में मेरा सब्जेक्ट ही पब्लिक पॉलिसी एंड लीडरशिप पे था। तो कहीं ना कहीं हमें सद्भावना से भी काम करना चाहिए कि अराजकता का माहौल और उसमें, क्योंकि पैसा जो देश का है वो फाइनेंस मिनिस्टर का तो है नहीं, प्राइम मिनिस्टर का है नहीं, पंजाब का या दूसरे जगह का उतना ही हक है, तो हमें हक से मांगना चाहिए, तालमेल से हर बात हल हो सकती है। सर एक फन क्वेश्चन, आपका राज्यसभा में फेवरेट फ्रेंड कौन है? अपनी पार्टी का मत बताना आप, क्योंकि नहीं, यू मेरी आर पार्टी से बहुत ऊपर हो, पार्टी कोई, बट आपका मतलब हु डू यू लाइक, जैसे होता है ना कि यार चाय साथ पी रहे हो, गप्पे मार रहे हो, और एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअली यू कनेक्ट, तो कोई 2-3 नाम तो बताओ सर। मतलब आपसे आप पहले शशि थरूर थे, तो वो अब उनके साथ था, वो लोकसभा में चले गए। और अभी कौन है सर? नहीं, वैसे तो मैं जब टाइम होता है अपने चेयरमैन साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं धनकर, कि उनकी एडवाइस लेने चला जाता हूँ, क्योंकि इज़ क्वाइट ए लर्नड पर्सन, काफ़ी अच्छा वो आर्टिकुलेट बोलते हैं। उन्होंने बल्कि इतना मेरे जैसे बंदा जो अभी कितने 2 साल ही हुए हैं, मेरे से राज्यसभा चेयर करवा दी, मेरे को डिप्टी स्पीकर पैनल लिस्ट में लाए। तो एक बहुत देर के बाद हुआ है सर पंजाब से, हाँ, कोई ऐसे और कोई ऐसे, हाँ वो चलो एक अलग बात है। और इस टाइप के बाकी तो बताओ सर, नहीं, बाकी सभी के साथ ही कुछ ज़्यादा ये आप सेफ आंसर बोल, नहीं सेफ नहीं, बाकी चाय पानी का कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं काम करता हूँ, नहीं तो फिर ऑफिस आ जाता हूँ वहाँ पे। लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन, मैं तो एक तो नाम लेके दूंगा सर, मैं निकालना है आपसे। अच्छा रीफ्रेज क्वेश्चन,
any person in Rajya Sabha, your fellow colleague, whose questions you really like? वो यार कमाल, मतलब अच्छे पॉइंट्स रेज कर रहे हो, पंजाब के लिए हो सकता है, वो अपने सूबे के लिए हो सकता है, हाँ कोई भी. कुछ That's a good question, ये better question. नहीं नहीं नहीं, ऐसा अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है एट दी मोस्ट। पर सभी से ही हमारा तालमेल है, प्यार। मैं अपने काम से ही मतलब रखता हूँ अपना, Okay. बोल के आ जाता हूँ। ज़्यादा देर मैं वहाँ वो Great. उसमें गॉसिप में नहीं नहीं बैठता। आप बैठ, अच्छा होती है वहाँ पे भी. नहीं, कोई कॉफ़ी शॉप में इधर उधर पहले तो बहुत होती थी, सेंट्रल हॉल था, हाँ हाँ वो सब भी बैठे रहते थे। हाँ. और बीच में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, और अब वो बड़ा हॉल तो बंद हो गया, अब छोटा है, बट बातचीत करते रहते हैं लोग। Sir, we have to come to my favorite topic जो है, and that is how we got connected, and is the World Punjabi Organization. This is around the same time you founded the Sun Foundation हाँ जी, और सेम WPO. And WPO का सर 98 में बहुत से viewers को शायद नहीं पता होगा that the then Prime Minister श्री आई के I.K. गुजराल जी के घर पे WPO बना है. सर टेल मी WPO क्यों बनाए और आज कितना बड़ा WPO बन चुका है सर? वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि मेरा शुरू से पंजाब में ही पढ़ा, पंजाबी कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने का एक वो जैसे डीएनए होता है। फिर दिल्ली आ गए जॉब, तो दिल्ली में कमी थी कि कोई बैसाखी नहीं मना रहा, लोहड़ी नहीं मना रहा हमारे कल्चर हेरिटेज को लेके। तो रौनक सिंह जी इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे, तो कुलदीप नैयर जी से सलाह की, वो हमें आई के गुजराल जी के पास ले गए। आई के गुजराल जी ने कहा भाई बहुत ज़रूरत है, पंजाबी इतने पंजाबी हैं आपके, पाकिस्तान में ही बहुत पंजाबी हैं, और फिर पूरी दुनिया में कनाडा, उनको इकट्ठा करने की बड़ी ज़रूरत है कि उनको भारत की सूत्रधारा में पिरोने की। इतने इतने हमारे कामा घाटा मारू कनाडा में हो गया, और सब जगह ही जो इतने तशद्दुद हुए पंजाबियों पे, और इस पे काम करना चाहिए। हमने बनाया, और पहला काम ही उन्होंने आई के गुजराल जी ने 99 में नहीं दिया, वो कहते पाकिस्तान जाओ, क्योंकि नेबर्स आर नेबर्स, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। तब नवाज शरीफ थे वहाँ, तो वहाँ से भी हमें बड़ा हुंगारा मिला। हम 102 103 डेलीगेट्स थे, तो फिर उन्होंने हमें स्टेट गेस्ट डिक्लेयर कर दिया, बड़ा बोन हो में चला। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बाद में, तब वीज़ा ही नहीं लगे, फिर वो बस लेके गए, फिर हम गए। तो इस टाइप का। फिर उसके बाद हमारे सभी यूके में, क्योंकि पंजाबी, फिर हमने वर्ल्ड यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये मिडल ईस्ट में दुबई, ईरान, कुवैत, मस्कट, सब जगह चैप्टर्स खुले। और हमने इसका करेक्टर नॉन पॉलिटिकल रखा, इसलिए ये बड़ी कामयाब हो गई। और इसमें नॉन पॉलिटिकल, इसमें सभी पैटर्न, हाँ पैटर्न्स इसके, जैसे आई के गुजराल जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, फिर अरुण जेटली जी भी थे, सुषमा जी भी थे, MS गिल भी थे, ढींडसा जी भी थे। तो सभी लोग यहाँ आते हैं, और वो सारे आके हमारे फंक्शन में यही कहते थे कि चलो कोई प्लेटफॉर्म तो ऐसा है भी जहाँ इकट्ठे खा पी लो, अपना पंजाबियत को मनाओ। तो हमने इसमें पंजाबी कल्चर हेरिटेज बड़े, जब 99 में खालसा का 300 बर्थ एनिवर्सरी थी, हमने लाइट एंड साउंड शो बनवाया, बोले सो निहाल, जो दुनिया के हर शहर में, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, LA, सैन फ्रांसिस्को, उसके पता नहीं 350-400 शो हो गए। फिर हम हर ओकेजन पे महाराज शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह पे शो बनवाया। पार्लियामेंट में गेट नंबर 9 के अंदर 28 फुट ऊंचा महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू लगवाया। वहाँ किसी सिख योद्धा की फ़ोटो भी नहीं थी, हमने स्टैचू लगवा दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो कोई ऐसे, हम तो कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं थे, कोई कमेटी किसी की। तो बहुत से पंजाब, फिर हमारी वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंसेस, इसके अंतर्गत हम हर जगह करते, हर जगह की, थाईलैंड में की, लंदन में की, न्यूयॉर्क में की, कई जगह की, दुबई की, अबू धाबी, सब जगह, मस्कट में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। और इसके हमारा मेन यही था कि अपनी नौजवान पीढ़ी को कल्चर हेरिटेज से जोड़ो। फिर हमने इसमें एक वर्ल्ड पंजाबी पार्लियामेंटेरियन फोरम बनाया जो बहुत सक्सेसफुल, और जिसमें जितने तब 32 हमारे MPs थे, तो काफ़ी लोग यहाँ आए। तो पंजाब जो इंडिया के MPs, MLAs, और उधर के जो सारे कनाडा, UK, अब हम फिर कोशिश करें तो उससे तालमेल बनता, उनको भी एक अपनापन लगता है। NRIs भी सोचते हैं
कि ठीक है, क्योंकि उनकी जो ग्रास रूट तो पंजाब और इंडिया है, वो वहाँ चले गए, ठीक है, दैट इज़, पर मदरलैंड तो उनकी ये है। तो हमारा काम है एनआरआईज को मदरलैंड से जोड़ना, अपने कल्चरल हेरिटेज को, गुरुओं की बानी, सूफी संगीत को, देशभक्तों को, और गरीब पंजाबियों की एजुकेशन पे मदद करना। जो भी गरीब हैं जो है उनको कोई ना कोई सोशल प्रोग्राम, हमारे सारे चैप्टर, चाहे बॉम्बे चैप्टर है और चैप्टर हैं सारे, कितने चैप्टर्स हैं सर अभी दुनिया में? 22 चैप्टर्स हैं। ग्लोबल? हाँ जी। 22 ग्लोबल चैप्टर। हाउ मेनी मेंबर्स नाउ इन WPO? वो हमारे गवर्निंग बॉडी मेंबर हर जगह काफ़ी है। बट नॉन पॉलिटिकल, इसलिए हमने नॉन पॉलिटिकल रखा, सभी को आते हैं, सभी बुला, प्रमोट पंजाबियत, पंजाबी, तो कनेक्ट इसको एंड कभी भी हम कोई ऐसा एंड यू वेरी उसमें। पैशनेट अबाउट दिस। हाँ जी, हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वी डिस्कस्ड कि राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, लेट्स से कि कोई 12-13 साल की लड़की पॉडकास्ट देख रही है, यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू राज्यसभा, उसको सर आप बिल्कुल एक बेसिक यंगस्टर को बता सकते हो सर कि कितने सेशन होते हैं, कितने कितने मैंडेटरी अटेंडेंस क्या होती हैं, क्वेश्चंस क्या होते हैं, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखो, है? राज्यसभा एज, जैसे मैंने पहले कहा, इज नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स। यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर इनको चुन के भेजती है। लोकसभा में तो लोग चुनते हैं, ये जो एमएलए स्टेट के होते हैं वो मिलके फिर इनको चुनते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया है कि पीपल ऑफ सोशल एमिनेंस, पीपल ऑफ हाई कैलिबर, सोशल थिंकर्स, एकेडमिशियंस, जिन पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। 4 सेशन होते हैं वैसे। बजट सेशन से शुरू होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। तो ये सेशंस चलते हैं तकरीबन 1 महीना, 1.25 महीने ड्यूरेशन के। और रोज़ का रूटीन ये होता है कि 11 to 12 0 आवर होता है, जिसमें आप कोई भी इम्पोर्टेंस के इश्यूज, जो रोज़मर्रा के इश्यूज हैं, वो आप उठा सकते हैं। 11 से 12 क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन देते हैं हर मिनिस्ट्री के। अगर वो क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड। अगर आपका क्वेश्चन एडमिट हो गया तो आपको वहाँ वर्बल आंसर दिया जाएगा, फिर आप 2 सप्लीमेंट्री और पूछ सकते हैं, मतलब डिस्कशन होगी। अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो फिर आपको रिटर्न रिप्लाई आ जाता है। और 2 बजे के बाद जो बिल्स, नए कानून बन चाहते हैं, जैसे बजट पास होना है, फाइनेंस बिल है, अभी रेलवेज पे बात हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे बात हुई, वगैरह वगैरह, तो वो 2 से 5 बजे तक वो होता है। फिर 5 से 6 एक स्पेशल मेंशन, जो बहुत ही करंट अफेयर बात है, जो 0 आवर में नहीं लग सकी, लेकिन आप सरकार का और ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि बहुत कोई क्राइसिस आ रहा है, बहुत एनीथिंग ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, वो स्पेशल मेंशन में आता है। और फ्राइडे को आफ्टरनून में प्राइवेट मेंबर्स बिल आप ला सकते हो। दैट मीन्स एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा आई कैन इंट्रोड्यूस अ बिल। जैसे मैंने ज़ाती तौर पे हेट स्पीच के अगेंस्ट बिल लाए। ये जितने हेट अकाउंट हमने काफ़ी 90% बंद करवाए, जो ये ट्विटर में, इंस्टा पे जो जहर फैला रहे हैं एक दूसरे के, कम्युनल जो है हारमोनी को खराब कर रहे हैं। तो ऐसे वो प्राइवेट मेंबर है, कोई भी अपना प्राइवेट मेंबर बिल वहाँ दाखिल होता है, वो पहले सबमिट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है, फिर वो उसको मोशन पास करके लिया जाता है, फिर उसमें आगे डिस्कशन होती है, फिर पास हो जाए तो वो लॉ बनता है। तो ये तकरीबन राज्यसभा। कितने क्वेश्चंस मिनिमम, कुछ नहीं क्राइटेरिया है ऐसा नहीं, बट क्वेश्चंस एवरीबॉडी शुड आस्क रिलीजियसली। और अगर अपनी जिम्मेवारी समझना चाहिए जो भी टाइम है, क्योंकि आपको एमएलएज ने, आप स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप पता नहीं कितने 32 एमएलएज ने आपको भेजा, अगर आप वहाँ अपना काम शिद्दत से, दयानतदारी से, अपनी स्टेट के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप वहाँ बोलोगे नहीं, हाईलाइट नहीं करोगे, तो ये किसी ना बड़ी नाइंसाफ़ी और बड़ा जो है अकृतघ्न हो समझा जाएगा। तो इसलिए हर आदमी को पूरी वहाँ पे शिद्दत से, पूरी डिसिप्लिन से, इसको सीरियसली लेना चाहिए। कई अभी मैंने जिस दिन मैं बोल रहा था, पीछे मेरे काफ़ी डेस्क खाली थे, तो ट्विटर पे आगे कोई मेरे को कमेंट लिख रहा है, भाई इज़ देयर नो पेनल्टी फॉर पीपल, दिस एमपीज बीइंग एब्सेंट। तो मिनिमम अटेंडेंस नहीं, जैसे कॉलेज हाँ, में नहीं होता अटेंडेंस है। कितनी है सर? नहीं, वो तो है कि अगर आप कॉन्जिक्यूटिव आते ही नहीं 15 दिन विदाउट इंफॉर्मेशन, तो एक्सप्लेनेशन वगैरह है। पर आना और आधा घंटा बैठ के जाना, और आना और सारा दिन अटेंड करना में भी फ़र्क है।
तो अटेंडेंस इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, बट इसको सीरियसली लेना चाहिए ताकि जिस स्टेट, जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ इंसाफ हो सके, उनकी आवाज़, आप उनकी आवाज़ बन सकें। सर बिफोर वी लीव, हम तो और बैठ के घंटा और भी बात कर नहीं, सकते नहीं, हैं, please. बट मेरे पास सर 4-5 ना, वो क्या कहते हैं उसको, हम रैपिड फायर कहते हैं या Sure. जो भी कहते हैं, जस्ट वांट टू Sure. आस्क सर, इफ देयर इज वन स्किल दैट यू विश एवरी इंडियन शुड हैव, वो कौन सी होनी चाहिए सर? एक स्किल जो आप चाहते हो। Ethos and morality. ओके, इफ टुडे पंजाब की आपको, वो क्या कहते हैं, जीनी वाला हो काम, कि आपको बोला जाए कि यार आज एक प्रॉब्लम पंजाब की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आज सॉल्व हो जाएगी, वो कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे? यू हैव कंप्लीट अथॉरिटी, आपको ये करना। फार्मर्स प्रॉब्लम, क्योंकि किसान अन्नदाता है, और जब तक किसान खुश नहीं है, कहीं ना कहीं उनको समझाने की, कोई रास्ता, बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है। सर, which has been after independence, which has been your favorite prime minister? Dr. Manmohan Singh, I liked. My fourth question is, how do you want people should remember Dr. Vikramjit Singh Sani after 20 years, 30 years? एक चीज़ अगर आपको, when you close your eyes, कि यार मेरे को सिमर ऐसे याद रखें लोग। A good, sincere human being who worked above the self. Sir, it's an absolute pleasure recording this with you. You've gone emotional couple of times in this हाँ जी, podcast. हाँ I could see that. But thank you for being so emotional. Thank you for taking out time. People don't know that you were not keeping well. मतलब Yes, अभी इतना travel आपका चल रहा था, but you took out time. And a youngster like me, you gave me the opportunity कि आज समर podcast करें. And just again on record, I want to say, sir, your office did not ask even एक भी चीज़ की क्या क्वेश्चन पूछोगे, एक भी बार never, किसी ने because नहीं, we are very sincere. हाँ, किसी ने तो मुझे I am- पूछा नहीं कि क्या पूछोगे, ये I'm पूछना not ये ना curious, पूछना। है because जो दिल साफ होता है वो दिल की बात ही करते हैं हम, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई बात नहीं। एंड आई ऑल्सो ग्रेटली अप्रिशिएट यू बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर इन रिन्यूएबल एनर्जी, और आपका भी ये पैशन है कि आप लोगों के साथ दिल की रूह की बात करते हैं, और फिर अपने यूथ तक, अपने लोगों तक ये जो स्टोरीज़ हैं शख्सियतों की, वो पहुंचाते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, so that the youngsters, youth can emulate and don't get disheartened. Thank you so much, sir, for doing this.